साल 2024 में जहां हम और आप अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नासा की एक फेमस एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर केविन मर्फी पिछले कई सालों से लगातार हमारे प्लेनेट अर्थ को ऑब्जर्व करके एक ऐसी अजीब सी चीज को देखते हैं जिसने लिटरली उनकी रातों की नींदें उड़ा दी। एक्चुअली गाइस, अकॉर्डिंग टू केविन, आज की डेट में हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ आने वाले मीटियोर और एस्ट्रॉइड की क्वांटिटी पिछले कई दशकों से लगातार आने वाले मीटियोर और एस्ट्रॉइड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पर डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें ये बात पता चली कि ये तो सिर्फ शुरुआत ही है, क्योंकि आगे आने वाले लगातार कई दशकों तक ये क्वांटिटी कम या फिर स्टेबल रहने की बजाय धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही केविन ने इस रिपोर्ट को पब्लिकली अनाउंस किया, नासा के दूसरे डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि चाइनीज स्पेस एजेंसी ने भी इस चीज को सीरियसली लेते हुए अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप को आसमान की तरफ मोड़ दिया। एंड गेस व्हाट, उन्हें वहां पर दिखता है एक अजीब सा वेव पैटर्न। असल में ये वेव पैटर्न हमें ये बताता है कि आउटर स्पेस में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो ना सिर्फ साइज में काफी ज्यादा मैसिव है, बल्कि वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ भी बढ़ रहा है। और इसी वजह से ये सारे ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उसकी इन्फ्लुएंस के चलते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज करके हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर आउटर स्पेस में ऐसा कौन बैठा हुआ है जो कि इंटेंशनली हमारे प्लेनेट अर्थ के साथ ऐसा कर रहा है। एंड मोर ओवर, अगर ये चीज इसी तरीके से होती हुई आगे चली गई तो भाई इससे हमारे प्लेनेट अर्थ का फ्यूचर क्या होगा? वेल गाइस, बी रेडी, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको ना सिर्फ यूनिवर्स की एक स्ट्रेंज मिस्ट्री बताएगी, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताने वाला हूं जो फॉर श्योर आगे चलकर आपके फ्यूचर को इफेक्ट करेगी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से विद प्रूफ सॉल्व करते हैं एक नई मिस्ट्री को। असल में गाइस, ये पूरा ही सिनेरियो स्टार्ट होता है साल 1980 से, जब कुछ फेमस पैंटोलॉजिस्ट अर्थ पर मौजूद पुराने फॉसिल्स रिकॉर्ड को एनालाइज करके ये क्लेम करते हैं कि अगर पिछले 250 मिलियन सालों को उठाकर देखा जाए तो हर 30 से 40 मिलियन ईयर के गैप के बाद अर्थ की तरफ अचानक से मैसिव ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल करना शुरू करते हैं। अब अगर हमारा लक काफी ज्यादा अच्छा होता है तो ये हमें क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बट जस्ट इन केस अगर इनकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल ही अर्थ की डायरेक्शन में होती है तो ये हमारे प्लेनेट अर्थ पर आने के बाद तबाही मचाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी अर्थ से डायनासोर का विलुप्त होना भी इसी तरीके के मैसिव इंपैक्ट का ही रिजल्ट था। ये क्लेम अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन क्योंकि इसका पैटर्न काफी ज्यादा रेगुलर लग रहा था तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। बट इस क्लेम के पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, और वो ये है कि आखिर हर कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ऐसा क्या ही होता है जिसकी वजह से इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स अचानक से अर्थ की तरफ आना बढ़ जाते हैं। वेल गाइस, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसे अभी तक आपने किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज की किताब में नहीं पढ़ा। देखो, थ्रू आउट हिस्ट्री हमने जब जब नए टूल्स बनाए हैं तब तब हमें नए प्लैनेट्स देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये वो प्लैनेट्स हैं जो कि हजारों सालों से नेकेड आई से देखे जा सकते थे, और इसलिए हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन सिर्फ इन्हें ही वंडरिंग स्टार्स यानी कि प्लैनेट कहती थी। लेकिन फिर साल 1781 में हमें एक ब्रेक थ्रू मिला। असल में साल 1781 में विलियम हर्शल ने एक एडवांस टेलीस्कोप को इन्वेंट किया, जिसके बाद जैसे ही उसे स्पेस में पॉइंट आउट किया गया, बिंगो, हमें वहां पर तुरंत ही एक फेंट स्टार हर रात मूव करता हुआ नजर आने लगा। एक्चुअली गाइस, ये था नया प्लेनेट यूरेनस। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यूरेनस की डिस्कवरी के बाद लगातार 60 सालों तक हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसके चलते हुए पूरी दुनिया के रिसर्चर्स ने यह मान लिया कि शायद हमारे सोलर सिस्टम में इतने ही प्लैनेट्स मौजूद हैं। बट गेस व्हाट, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे इस भ्रम को एक ही झटके में चकनाचूर किया। असल में यूरेनस पर और स्टडी करने के बाद हमें यह पता चला कि वो अपने टारगेटेड ऑर्बिट को फॉलो ना करते हुए ऑफ कोर्स जाकर अजीब से ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे मानो एक इनविजिबल सी मैसिव पावर उसे अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि स्पेस में ये पावर जनरेट कहां से हो रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने यह सोचा कि व्हाट इफ कि अगर यूरेनस के पास कोई एक ऐसा मैसिव प्लैनेट मौजूद हो जिसकी ग्रेविटी की वजह से यूरेनस अपने ट्रैक को फॉलो ना करता हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ खींच रहा हो। जिसके बाद उस समय के फेमस मैथमेटिशियन अर्बन ली वेरियर ने इसी बिहाफ पर कैलकुलेशन करके ये प्रिडिक्ट किया कि अगर वास्तव में यूरेनस के पास कोई प्लैनेट हुआ तो उसका साइज कितना बड़ा होगा और वो सोलर सिस्टम में प्रैक्टिकली किस जगह पर मौजूद होगा। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अर्बन की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा परफेक्ट निकली कि जैसे ही हमने स्पेस में उस जगह पर देखा,
हमारे सामने मौजूद था हमारा प्यारा नेपच्यून। ये डिस्कवरी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन शायद हमारे रिसर्चर्स को ये बात नहीं पता थी कि जिस पल हमने नेपच्यून को डिस्कवर किया उसी पल हमने हमारे अर्थ के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की तरफ अपना अगला कदम बढ़ा दिया। एक्चुअली गाइज, नेपच्यून को डिस्कवर करने के बाद हमारे रिसर्चर्स ने यह देखा कि नेपच्यून भी यूरेनस की तरह एक परफेक्ट ऑर्बिट को फॉलो ना करते हुए थोड़े बहुत डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है। तो क्या हमारे सोलर सिस्टम में एक और मैसिव प्लेनेट भी मौजूद है जिसे हम आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए, और क्या वही अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से नेपच्यून को अपनी तरफ खींच रहा है? वेल गाइज, यहीं से ही शुरू होती है प्लेनेट 9 की मिस्टीरियस कंट्रोवर्सी। असल में जब साल 1992 के आसपास हमारे पावरफुल सर्वे टेलीस्कोप ने अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया, तो हमने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ छोटे छोटे आइसी क्रिस्टल, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मीटियोर और एस्टेरॉयड से बनी हुई एक स्ट्रेंज सी बेल्ट को डिस्कवर किया, जिसे आज भी ऑफिशियली क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अब सबसे अजीब बात यह है दोस्तों कि अगर हम इस क्यूपर बेल्ट में मौजूद सबसे दूर के ड्वार्फ प्लैनेट के ऑर्बिट्स पर नजर डालें, तो भाई उनका ऑर्बिट भी सेम वही पैटर्न को दिखाता है जो कि प्रैक्टिकली नेपच्यून दिखा रहा है। जिससे एक बात तो पूरे तरीके से क्लियर होती है कि इस बेल्ट के पीछे कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा मैसिव ऑब्जेक्ट जरूर मौजूद है जो अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से नेपच्यून और उसके आसपास मौजूद कुइपर बेल्ट के बहुत से बौने प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन देखो, हम ठहरे साइंस लवर, और जब तक हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं आता है भाई हम चीजों को नहीं मानते, राइट? तो चलो गाइज, आज मैं आपको इस प्लेनेट 9 के कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी देता हूँ। देखो, बात अगर सबसे पहले एविडेंस की करूँ तो वो हमें खुद क्यूपर बेल्ट में देखने को मिलता है। असल में देखो, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर क्यूपर बेल्ट के अंदर किसी भी तरीके के प्लेनेट का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसके अंदर मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि बौने प्लेनेट हो गए, एस्टेरॉयड या फिर मीटियोर, वो आउटर स्पेस में रैंडमली कहीं पर भी ट्रेवल करेंगे। बट इससे उलट इस बेल्ट के अंदर मौजूद सारे ही ऑब्जेक्ट्स एक सर्टेन पैटर्न में अपनी ऑर्बिट को पूरा करते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि मानो कोई हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स इस बेल्ट के ऊपर लग रही हो। इसके साथ ही अब बात अगर दूसरे एविडेंस की जाए तो वो है प्लेनेट सेडना। असल में देखो, ये जो प्लेनेट नेपच्यून है ये एक तरीके के सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जहां पर जैसे ही कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट इसके पास आता है ये उसे तुरंत ही पुश करके क्यूपर बेल्ट में फेंक देता है। अब बात अगर प्लेनेट सेडना की जाए तो भले ही ये एक ड्वार्फ प्लेनेट हो, लेकिन इसकी डिस्टेंस नेपच्यून से बहुत ज्यादा है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में नेपच्यून कभी भी इसे अपने इन्फ्लुएंस से क्यूपर बेल्ट या फिर कहीं और बाहर नहीं फेंक सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बावजूद इसके भी ड्वार्फ प्लेनेट सेडना क्यूपर बेल्ट के बाहर किसी अननोन डायरेक्शन में खिंचता हुआ जा रहा है। एंड गेस व्हाट, ये चीज पहली बार नहीं हुई है। असल में इससे पहले भी 4 और ड्वार्फ प्लैनेट क्यूपर बेल्ट में सेम उसी पोजीशन से बाहर ऐसे खिंचकर निकल गए कि मानो उस डायरेक्शन में उन्हें कोई इनविजिबल प्लैनेट अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से खींच रहा हो। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए साल 2018 में इंटेंशनली एक कंप्यूटर सिमुलेशन को बनाकर क्यूपर बेल्ट के बाहर एक मैसिव ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डाला गया। एंड गेस व्हाट, उस सिमुलेशन ने हमें जो भी डेटा दिखाया प्रैक्टिकली वही डेटा आज की डेट में हमें हमारे सोलर सिस्टम में देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि अगर हम आज की डेट में उस मिस्टीरियस प्लेनेट के साइज और ऑर्बिट का पता लगा चुके हैं, तो हमें उसे नेपच्यून की तरह ही टेलीस्कोप की हेल्प से एक ही झटके में ढूंढ लेना चाहिए, राइट? तो क्या हमने हमारे टेलीस्कोप की हेल्प से स्पेस में उस जगह पर देखने का ट्राई किया? वेल गाइज, उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल किया। और उसके बाद हमें जो दिखाई दिया वो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही परे था। असल में गाइस, प्लेनेट 9 की लोकेशन की कैलकुलेशन करने के बाद जैसे ही हमारे बड़े बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में उस डायरेक्शन की तरफ घुमाया गया, सरप्राइजिंगली हमारे रिसर्चर्स को वहां पर घने अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद शायद अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि मे बी प्लेनेट 9 को लेकर हमारी कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत निकली होगी। वेल गाइज, टेक्निकली सच तो ये है कि ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना हम इसे सोचे बैठे हैं। असल में नासा और एक्सोप्लैनेट डेटाबेस की कैटलॉग 2025 के अकॉर्डिंग हमने रिसेंटली केपलर 438b नाम के एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है। और स्ट्रेंजली ये अभी तक का सबसे पहला ऐसा प्लैनेट है जो कुछ टाइम के लिए अपनी ऑर्बिट से गायब हो जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर एक प्लैनेट ऐसे जादू की तरह यूनिवर्स से गायब हो कैसे सकता है? असल में देखो, सच तो ये है कि ये प्लैनेट अपने सन
से 0.166 EU की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट पर सोलर स्टॉर्म अर्थ के कंपैरिजन में लगभग 20 गुना ज्यादा पड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज की डेट में भाई हमें ये तक भी नहीं पता है कि ये प्लेनेट की कंपोजिशन किस मटेरियल की है। तो अगर बाई चांस ये प्लेनेट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को होल्ड करता है जो कि लाइट को पार्शियली या पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल में जनरेट होती है कि एक सर्टेन एंगल पर ये प्लेनेट हमें हमारी अर्थ से दिखाई ही ना दे, और शायद यही चीज इस प्लेनेट के साथ हो भी रही होगी। तो इस बिहाफ पर अगर इस प्लेनेट 9 को देखा जाए तो यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि मे बी इसका कंपोजिशन कुछ इस तरीके का हो कि लाइट को पूरे ही तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता हो, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर मौजूद बड़े बड़े टेलीस्कोप या फिर एक्सप्लोरर भी इसे प्रॉपर तरीके से देख ही नहीं पा रहे। इसके साथ ही गाइस इस प्लेनेट 9 के साथ एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है इसकी ऑर्बिटिंग साइकिल। असल में देखो, ये जो क्यूपर बेल्ट है इसके अंदर मौजूद बहुत से ड्वार्फ प्लेनेट अपनी एक ऑर्बिट को पूरा करने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स का समय भी लेते हैं। अब क्योंकि ये प्लेनेट 9 इस क्यूपर बेल्ट के भी बाहर कहीं दूसरी तरफ मौजूद है, तो हमें ये नहीं पता है कि ये अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितने सालों का समय लेता होगा, जिसके चलते हुए भले ही कैलकुलेशन के दम पर हम ये पता लगा पाए कि इस प्लेनेट की ऑर्बिट कहाँ है, लेकिन उस ऑर्बिट में ये प्लेनेट कहाँ पर है, भाई ये पता लगाना बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन अगर हम इसे देख नहीं पा रहे हैं तो ये मान लेना कि ये प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये शायद उसी तरीके की गलतफहमी होगी जैसी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन सिर्फ नेकेड आई से 3-4 प्लेनेट को देखकर ही ये समझती थी कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 3 से 4 प्लेनेट ही मौजूद हैं। तो देखो गाइस, यहाँ तक तो बात हो गई इस प्लेनेट की पोजीशन और बिहेवियर के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर बाई चांस ये प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो क्या ये हमारे अर्थ के फ्यूचर के लिए एक खतरा बन सकता है, और क्या हमारी अर्थ की तरफ मैसिव क्वांटिटी में आने वाले मीटियोर और एस्टेरॉइड के पीछे क्या वास्तव में इसी का ही हाथ है? वेल गाइस, अगर साइंटिफिकली इस चीज को देखा जाए तो उसका आंसर है शायद हाँ। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। असल में गाइस, हमारे कई सालों की सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स पर की गई स्टडी ये बात पूरे तरीके से क्लियर करती है कि जब भी कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट को फॉलो करते हुए अपने पाथ पर आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस पाथ पर मौजूद बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज को वो अपने इन्फ्लुएंस के चलते हुए इधर उधर धकेल देता है। और अगर आपको याद हो तो यही वो एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर किया गया था, क्योंकि भले ही प्लूटो प्लैनेट होने की सारी क्वालिटीज को होल्ड करता था, लेकिन क्योंकि वो अपने ऑर्बिट को क्लीन नहीं कर पा रहा था, तो उसे प्लेनेट की बजाय ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। फीलिंग रियली सैड फॉर प्लूटो। अब बात अगर इस इमेजिनरी प्लेनेट 9 की जाए तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि ये हर कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद अपनी ऑर्बिट में उस पोजीशन पर होता है जो कि क्यूपर बेल्ट के सबसे नजदीक होती है। अब इस कंडीशन में जब ये प्लेनेट इस बेल्ट के सबसे नजदीक होता है तो ये अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के चलते हुए हजारों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को इस बेल्ट से पुश करके हमारे सोलर सिस्टम में अंदर की तरफ धकेलता है। रिजल्ट, जहां पर पहले कुछ हजार मीटियोर या फिर एस्ट्रॉइड ही हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, वो तुरंत ही बढ़कर लाखों में पहुंच जाते हैं। अब ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर है कि अगर सोलर सिस्टम में ही कई हजार ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें से बहुत सी ज्यादा हमारे अर्थ की तरफ भी आएंगी। और ये चीज काफी हद तक हमारे रिसर्चर्स की उस थ्योरी के साथ भी अलाइन होती है जो हमसे ये बोलती है कि हर कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स में यूनिवर्स में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी अर्थ पर आना बढ़ जाती है। तो अब सवाल तो ये है कि फिर आखिर हमें करना क्या चाहिए? एक्चुअली गाइस, इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि अभी हमें स्पेस में अरबों खरबों रुपए खर्च करके मिशंस दूर दूर भेजने की बजाय अपने प्लेनेट से ही रिलेटेड टेक्नोलॉजी को एडवांस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2025 को 2025 TF नाम का एक मीटियोर 428 किलोमीटर की ऊंचाई से आसानी से अंटार्कटिका के ऊपर से गुजर गया। एंड द शॉकिंग पार्ट इज दिस, हमारी इस पूरी दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में हमें ये वेव पैटर्न प्लेनेट 9 की वजह से ही दिख रहा है तो इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स अर्थ के पास टाइम टू टाइम और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में गुजरेंगे। तो बेटर ये है कि हमें हमारी टेक्नोलॉजी इस हिसाब से इन्वेंट करनी चाहिए कि हम और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पाएं। हालांकि देखो गाइस, यहाँ पर यह बात मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि भले ही इन ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी धीरे धीरे अर्थ की तरफ आना बढ़ रही हो, लेकिन ये चीज अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में है। और अगर प्लेनेट 9
वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है तो पीक पोजीशन में आने में अभी कई हजार साल और लगेंगे, और जस्ट इन केस अगर हमारी कैलकुलेशन सही बैठती है तो शायद आगे आने वाले कुछ ही सालों में हम इस प्लेनेट 9 को डिस्कवर भी कर लेंगे। क्योंकि देखो आज की डेट में इसे बहुत तेजी के साथ ढूंढा जा रहा है, और अगर इसे ढूंढ लिया गया तो इन तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं हम इससे भी फॉर श्योर निपट ही लेंगे। अब देखो गाइस, इस प्लेनेट 9 की मिस्ट्री को आगे आने वाले समय में सॉल्व किया जा पाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जो पूरे तरीके से क्लियर है कि अगर आगे आने वाले समय में इस नए प्लेनेट को डिस्कवर कर लिया गया तो हमें एक बार फिर से हमारे पूरे सोलर सिस्टम और उसमें मौजूद प्लैनेट्स को स्टडी करना होगा। और ये चीज कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज कराती है कि भले ही टेक्नोलॉजी में हम कितने ज्यादा एडवांस क्यों ना हो जाएं, ये यूनिवर्स हमें चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वैसे गाइस, ये सारी ही इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की स्पेस मिस्ट्रीज या बाकी मिस्ट्रीज को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जय हिंद।